नमस्कार दोस्तों, SKG ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का टॉपिक है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर किसी को ये वीडियो उपलब्ध हो सके और इसका लाभ उठा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण के अंतर्गत हम 4-5 टॉपिकों के ऊपर अध्ययन करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है परिभाषा कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो परिभाषा है इसकी रासायनिक समीकरण की कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को अणुसूत्र व प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। पदार्थ कौन से? जो मिलकर रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, उन पदार्थों और जो बनते हैं उनको जब हम अणुसूत्र व प्रतीकों के रूप में लिखते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए कार्बन जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। इस रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे लिख सकते हैं कि ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म करते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम इनके प्रतीकों के रूप में और अणुसूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे कार्बन है तो कार्बन का प्रतीक है C, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणुसूत्र है O2, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका भी अणुसूत्र है CO2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हैं उनको जब हम प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं तब वह कहलाती है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में होता क्या है कि ये जो तीर का निशान है इसके बाईं ओर जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको रखा जाता है, और दाहिनी ओर जो पदार्थ बनते हैं उनको रखा जाता है। तो ये एक परिभाषा और एग्जाम्पल के तौर पर हमने रासायनिक समीकरण को समझा। अब इसके अंतर्गत अगला टॉपिक लेते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या हैं। अगला टॉपिक लेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो इसका पहला नियम है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम दाहिनी ओर, बाईं ओर, बाएं हाथ की ओर हम जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रियाकारक या अभिकारक, उनको लिखते हैं। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट।
बीच में तीर का निशान लगाते हैं और दाहिने हाथ की तरफ जो पदार्थ बनते हैं उनको रखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रियाफल या उत्पाद, और इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट। तो ये इसका पहला नियम हो गया कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो क्रियाकारक अभिकारक कहलाते हैं, उनको हम बाएं हाथ की तरफ लिखते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रिया में जो बनने वाले पदार्थ हैं जिनको क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं, इनको दाहिने हाथ की तरफ लिखते हैं और बीच में हम तीर का निशान लिखते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त करता है कि ये क्रिया में भाग लेते हैं और ये क्रिया में बनते हैं। इसका दूसरा नियम है कि मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक या अभिकारक एक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक से ज़्यादा हो तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह या धन का चिन्ह लगाते हैं। तो दूसरा नियम हो गया, क्रियाकारक या उत्पाद एक से अधिक होने पर उनके बीच प्लस का चिन्ह या धन का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो दूसरा नियम स्पष्ट है कि यदि क्रियाकारक या उत्पाद एक से ज़्यादा हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह या धन का चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ये कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर देखो क्रियाकारक दो है तो इनके बीच में हमने धन का चिन्ह लगाया, तो यही नियम था कि क्रियाकारक के उत्पाद एक से अधिक होने पर उनके बीच में प्लस का चिन्ह धन का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे उत्पाद एक है, यदि उत्पाद दो होते तो इनके बीच भी हम प्लस का चिन्ह लगाते। तीसरा नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का क्षय होता है। तो तीसरा नियम हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण व क्षय नहीं होता है। ये तीसरा नियम हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्षय होता है, क्षय नहीं नष्ट होता है। जितने परमाणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतने ही परमाणु अभिक्रिया की समाप्ति पर उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेके हम समझते हैं कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और बना कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ पर 2 है, तो उत्पाद में भी कार्बन परमाणु की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है। तो यहाँ पर द्रव्यमान का न तो निर्माण हुआ और न ही द्रव्यमान नष्ट हुआ। अगला नियम है रासायनिक समीकरण लिखने का। चौथा नियम है कि दोनों ओर, कोई भी रासायनिक समीकरण है उसके दोनों ओर यानी क्रियाकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, क्रियाकारक और उत्पाद की संख्या को घटा बढ़ाकर हम समीकरण को संतुलित करते हैं और इस मेथड को कहते हैं अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। तो चौथा नियम हो गया, दोनों ओर
परमाणुओं की संख्या घटा व बढ़ाकर समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित करते हैं। चौथा नियम हो गया कि दोनों ओर परमाणु की संख्या को घटा व बढ़ाकर समीकरण को संतुलित करते हैं। ये जो विधि है वो अनुमान विधि कहलाती है। अनुमान विधि कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड। ये इसका चौथा नियम है। पांचवा नियम क्या है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन व हाइड्रोजन परमाणुओं को छोड़कर अन्य जो परमाणु हैं, अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। यानी जितने भी रासायनिक समीकरण में जो परमाणु होते हैं तो उनमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो परमाणु होते हैं पहले उनको संतुलित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है C3H8 प्लस ऑक्सीजन CO2 H2O। ये एक रासायनिक समीकरण है। तो इसको संतुलित करने के लिए पांचवें नियम के अनुसार क्या करेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर इस समीकरण में अन्य जो तत्व हैं, परमाणु हैं, उनको पहले संतुलित करते हैं। तो इन दोनों के अलावा इसमें क्या है, कार्बन है। तो कार्बन को संतुलित करेंगे। यहाँ पे कार्बन के कितने परमाणु हैं, 3 हैं। यहाँ पर कितने परमाणु हैं, केवल 1 है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो कार्बन है इसके पहले हम 3 अंक लिखेंगे। अब यहाँ पे भी कार्बन परमाणु 3 हो गए और यहाँ पे भी 3 है। तो ये कार्बन परमाणु है वो संतुलित हो चुके हैं। इसके बाद में हम संतुलित करते हैं हाइड्रोजन को। इसके बाद में हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं उनको संतुलित करते हैं। तो इसमें इसी समीकरण को दोबारा लिखते हैं C3H8 प्लस O2 3CO2 प्लस H2O। इसमें कार्बन पहले संतुलित हो गया। कार्बन के बाद हम संतुलित करते हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। तो अब ये हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के हो गए 8। हाइड्रोजन यहाँ पे संतुलित हो गई। नेक्स्ट इसका स्टेप होता है कि हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे। तो देखो ये समीकरण को थोड़ा ऊपर लिखते हैं C3H8 प्लस O2 3CO2 प्लस 4H2O। अब यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है वो संतुलित हो चुका है।
लास्ट बचा हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी है 3 दूनी 6 और 4, ये 4, 6 और 4 10 है और इधर कितनी है केवल 2 है। तो हम इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये भी कितनी होगी 10 हो गई। तो इस प्रकार से हम कुछ स्टेप्स का पालन करके समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो इसमें देखो ये एक संतुलित समीकरण है, अर्थात अभिकारक के प्रत्येक परमाणु और उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो कार्बन के 3 है, कार्बन के 3 है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 8 है, 4 दूनी 8, यहाँ पे ऑक्सीजन के 10 है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 4 10। तो ये एक संतुलित समीकरण है। रासायनिक समीकरण लिखने का जो अगला नियम है, छठा नियम, छठा नियम कहता है कि समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने हेतु उनके साथ ठोस है तो उनके लिए S कोष्टक में, लिक्विड है तो उसके लिए L, और यदि गैस है तो उसके लिए G का प्रयोग करते हैं। तो छठा नियम है समीकरण संतुलित करने के पश्चात अभिकारकों व उत्पादों की अवस्था यानी भौतिक अवस्था बताने के लिए उनके साथ यदि वो ठोस है, ठोस यानी सॉलिड, तो कोष्टक में S लिखते हैं। यदि वो द्रव है यानी कि लिक्विड है तो उनके लिए कोष्टक में L लिखते हैं। उनके लिए L लिखते हैं। और यदि वो गैस अवस्था में है तो इनके लिए छोटे कोष्टक में G का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक रासायनिक समीकरण है। तो इसको कार्बन है वो सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो S, ऑक्सीजन है वो गैसीय अवस्था में होता है तो इसके लिए G, और कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी गैसीय अवस्था में है तो इसके लिए भी छोटे कोष्टक में G का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं का प्रदर्शन करते हैं। सातवां नियम है यदि अभिकारक और उत्पाद जलीय विलयन के रूप में हो, यदि अभिकारक व उत्पाद जलीय विलयन के रूप में हो जलीय विलयन के रूप में हो तो इसके लिए हम AQ, जलीय विलयन को हम कहते हैं एक्वस, एक्वस यानी जलीय विलयन। तो यहाँ पे इनके लिए AQ का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग
करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इनके लिए क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड है वो ठोस अवस्था में होता है, जल है वो लिक्विड अवस्था में होता है, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये एक्वस है, अर्थात ये जलीय विलयन के रूप में पाया जाता है। तो जलीय विलयन के लिए AQ का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है कि यदि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय होने पर दोनों दिशाओं में अर्ध तीर का निशान लगाते हैं। यदि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में, यानी कि वो उत्क्रमणीय है, तो इसके लिए दोनों दिशाओं में अर्ध जो तीर का निशान है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नियम है कि अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब, अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक जो ताप दाब है वो तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनिया बनती है। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन के 2 हैं तो यहाँ पे 1 है, 2 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 हैं, यहाँ पे 2 हैं तो ये 6 हो गए। ये रासायनिक जो अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के लिए दोनों तरफ अर्ध तीर के निशान का प्रयोग करेंगे। अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए 373 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है, तो जो आवश्यक ताप होता है वो तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, 373 केल्विन ताप, और दाब जो होता है वो 200 एटमॉस्फेयर होता है, ATM एटमॉस्फेयर, यानी 200 वायुमंडलीय दाब होता है। तो अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप दाब है वो तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट जो नियम है वो है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के साथ प्लस चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा या डेल्टा चिन्ह लिखा जाता है। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा की मात्रा बढ़ती है, बढ़ने का अर्थ है प्लस। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया
ऊष्माक्षेपी है तो इसके लिए प्लस चिन्ह लगाकर, यानी उत्पाद जो होते हैं उनके साथ एंड में प्लस का चिन्ह लगाकर हम जितनी ऊष्मा मुक्त होती है वो लिख देते हैं या डेल्टा का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी है तो उत्पादों के साथ क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाकर हम ऊष्मा की मात्रा जो है वो लिखते हैं। तो इन दोनों का जो उदाहरण है वो देखो। पहली समीकरण है N2H2 क्या बना NH3, इनको संतुलित कर लेते हैं। अब ये एक ऊष्मा, अब यहाँ पे देखो जो ऊष्मा जो है उसको प्लस के साथ लिख रहे हैं, प्लस 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब यहाँ पे जो ऊष्मा हमने लिखी वो प्लस में लिखी, किसमें लिखी, प्लस में। उत्पाद के साथ ऊष्मा की मात्रा को प्लस में लिखा, अर्थात अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा की मात्रा अभिक्रिया के दौरान बढ़ रही है। ठीक है, तो यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो प्लस के चिन्ह के साथ ऊर्जा की मात्रा को लिखते हैं। यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, यानी ऊर्जा कम हो रही है, अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा कम हो रही है तो कम होने को माइनस, तो इसके लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और इस अभिक्रिया के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड NO2। अब यहाँ पे जो ऊष्मा बनी है इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे जो हम ऊष्मा लिखेंगे वो -21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। यहाँ पे हमने जो ऊष्मा लिखी वो माइनस चिन्ह के साथ लिखी, अर्थात इस अभिक्रिया के संपन्न होने पर अभिक्रिया ऊष्मा की जो मात्रा है वो कम होती है, यानी अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी होती है तो ऊर्जा के साथ माइनस का चिन्ह, और ऊष्माक्षेपी होती है तो ऊर्जा के साथ प्लस का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट जो नियम है रासायनिक समीकरण लिखने का वो है कि अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक अभिक्रिया में प्रयुक्त जो उत्प्रेरक है उसको भी तीर के ऊपर लिखा जाता है। तीर का जो निशान है उसके ऊपर लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है, एथीन, इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है वो है निकिल। तो जो उत्प्रेरक है वो तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं और हमारे पास जो क्रियाफल बना, प्रोडक्ट जो बना वो है CH3, इसे कहते हैं एथेन। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम थे जिनकी सहायता से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो समीकरण है वो कंप्लीट रूप से लिख सकते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। कि रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें किन किन बातों की जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें क्रियाकारक व उत्पाद की संपूर्ण
जानकारी जैसे परमाणु की संख्या, द्रव्यमान आदि मिल जाती है। जैसे परमाणुओं की संख्या व द्रव्यमान आदि ज्ञात हो जाते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण की पहली विशेषता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक और उत्पाद हैं, उनके कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने अणु बन रहे हैं, या कितना द्रव्यमान यूज हो रहा है, कितना द्रव्यमान प्रोडक्ट का बन रहा है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें कार्बन जो है उसका एक अणु भाग ले रहा है, ऑक्सीजन का 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो उत्पाद में भी एक अणु कार्बन और 2 अणु, एक परमाणु कार्बन और 2 परमाणु ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं। ठीक है। द्रव्यमान कैसे, जैसे कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो जाएगा। टोटल कितना है, 16 दूनों 32, 32 और 12 कार्बन के कितने हो गए, टोटल 44। यानी कि 12 ग्राम कार्बन है, वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड की कितने ग्राम बनाएगा, वो देखो यहाँ पे कार्बन के 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 12 प्लस 32 बराबर 44 ग्राम। यानी हमें यहाँ पर द्रव्यमान के बारे में जानकारी मिली कि 12 ग्राम जो है कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 44 ग्राम है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से हमें क्रियाकारक और उत्पाद की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा नियम है कि पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। पदार्थों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था की जानकारी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं वो ठोस हैं, द्रव्य हैं या फिर गैस हैं, इनकी जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा मिल जाती है। तीसरा इसकी विशेषता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए कितने ताप, दाब व कौन सा उत्प्रेरक आवश्यक है, कौन सा उत्प्रेरक आवश्यक है, इसकी जानकारी भी हमें मिल जाती है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है, कितने प्रेशर की आवश्यकता है और कौन सा उत्प्रेरक उसमें यूज हो रहा है, ये जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से आसानी से मिल जाती है। अगला विशेषता है चौथी कि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, इसकी जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से मिल जाती है। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो उत्पादों के साथ प्लस के चिन्ह के साथ जो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो लिखेंगे, और यदि ऊष्माशोषी है तो जितनी ऊर्जा अवशोषित हो रही है उसका मान माइनस का चिन्ह लिखकर करेंगे, प्रदर्शित करते हैं, ये प्लस का ये माइनस का। तो हमें देख के पता चल जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। तो इसकी जानकारी भी हमें इससे मिलती है। पांचवा है कि रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता, रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी,
जानकारी है वो भी हमें रासायनिक समीकरण से मिलती है। यदि क्रियाकारक और उत्पादों के मध्य इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है तो अभिक्रिया होगी उत्कर्मणीयता, और यदि इस प्रकार का चिन्ह है तो अभिक्रिया उत्कर्मणीय नहीं होगी, वो होगी अनुत्कर्मणीय। तो रासायनिक समीकरण के द्वारा में इस बात की भी जानकारी मिल जाती है। अब लेते हैं कि रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी बातों का पता नहीं चलता, इनकी बाउंडेशन क्या है, इनकी सीमाएं क्या है, इनकी कमी क्या है। तो वो देखो, इसकी दो कमियां हैं। पहली कमी तो है लिमिटेशन। पहली कमी क्या है कि रासायनिक समीकरण जो होती है उसके पूर्ण होने की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं मिलती है कि ये रासायनिक अभिक्रिया इतने समय में पूर्ण हो जाएगी, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा कभी भी नहीं मिलती है। दूसरी इसकी कमी है कि इसके द्वारा यानी रासायनिक समीकरण के द्वारा उत्पादों के द्वारा क्रियाकारक व उत्पादों की सांद्रता सांद्रता की जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण द्वारा नहीं मिलती है। तो दो कमियां होगी। पहली कमी है कि रासायनिक समीकरण के पूर्ण होने की जानकारी कितने समय में पूर्ण होगी, इसकी जानकारी हमें इसके द्वारा नहीं मिलती है। दूसरी है कि इसमें जो भी क्रियाकारक और उत्पाद बन रहे हैं उनकी सांद्रता कितनी है, तो सांद्रता की जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं मिलती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में कंप्लीट पढ़ा। फिर भी यदि आपको किसी टॉपिक पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।